हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस क्वेश्चंस का सेट नंबर 27 और उम्मीद करता हूँ इससे पहले कि आपने सारे सेट्स को ज़रूर देखा होगा, जिसमें 25 MCQ हम डिस्कस करते हैं। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि 25 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है। तो अश्व पहले किस स्थिति में, तो वो कह सकते हैं कि अश्व विराम की स्थिति में और एकाएक चलना प्रारंभ करता है। तो विराम जड़त्व यानी कि विश्राम जड़त्व के कारण अश्वरोही के गिरने की आशंका होती है। ठीक है, पहले जिस स्थिति में उसी के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है, बस ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण ये होता है कि दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको पता होगा स्केटिंग करना। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। तो अधिकांश जो कीट होते हैं वो श्वसन करते हैं वातक तंत्र के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर हम बात यहाँ पे कीट की करें तो एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी के नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट्स, एलोकेक नामक जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है, बताइए। एलोकेक एक्चुअली में क्या होता है जिसका हम लोग कह सकते हैं कि सीमा पर तस्करी इसकी की जाती है। तो एलोकेक के रूप में यूरेनियम ऑक्साइड को जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बात यहाँ पे यूरेनियम की कर रहे हैं तो एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि यूरेनियम का अयस्क की अगर हम बात करें तो पिच ब्लेंड होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो अयस्क है वो पिच ब्लेंड है। और इसकी खोज किसने की थी, 1789 में कह सकते हैं क्लाप्रोट नामक वैज्ञानिक ने किया था, क्लाप्रोट। ठीक है, और झारखंड का आपको जादूगोड़ा पता ही होगा, झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध भी है, तो ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोजन बम और परमाणु बम दोनों अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो संलयन अभिक्रिया पर, जबकि परमाणु बम कह सकते हैं विखंडन अभिक्रिया पर। ठीक है, तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होती है, ये ध्यान रखिएगा, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होता है। जबकि परमाणु जो बम होता है वो नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया होता है, वो याद रखना है। तो फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग में होता है, कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट को प्रयोग करते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करता है, बताइए कौन तय करता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड होता है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VVI है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जैसे आपको पता होगा ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया को हम लोग रक्त का कैंसर भी कहते हैं, और इसी को एक और नाम दिया गया श्वेताणु रक्तता। ठीक है, श्वेताणु रक्तता। तो यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त के कैंसर को किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकेमिया। नेक्स्ट वन है कि तारपीन प्राप्त होता है। तारपीन का जो तेल है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से, यानी कि ऑप्शन हम यहाँ पे करेंगे डी को टिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। हार्मोन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको ग्रंथि रस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका नामकरण किया गया था 1905 में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि स्टार्लिंग के द्वारा। ठीक है, स्टार्लिंग, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए ताकि इसी तरह की रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है, बताइए कि कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे करेक्ट होगा, जिसको हम लोग सूत्र कणिका के नाम से भी जानते हैं। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जीवाणु में जो सूत्र कणिकाएँ होती हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा कि जीवाणु में कोई भी
माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता यानी कि 0 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? और वो है विसरण की अभिक्रिया, ऑप्शन सी। ठीक है, विसरण की अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि शल्य क्रिया में कह सकते हैं ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑर्थोप्लास्टी कह सकते हैं कि कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अनुवांशिकी है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसे कि आपको वर्णांता तो पता ही है, साथ ही साथ हीमोफीलिया आपको पता ही है, और एक होता है आपका यहाँ पे देख सकते हैं फिनाइल कीटोनूरिया। एक्चुअली इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें होता है कि फेनलानिन नाम से एक एमिनो एसिड जो कि शरीर में बनने लगता है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों अनुवांशिकी रोग के अंतर्गत आते हैं, जेनेटिक्स रोग के अंतर्गत आता है। इस वजह से ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा रंध्र, जिसको कहते हैं स्टोमेटा कहते हैं, कहा जाता है। पत्तों पे छोटा छोटा छिद्र आपने देखा होगा, वो ऐसे नहीं दिखाई देता है, सूक्ष्मदर्शी से उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे रंध्र होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान इसी के द्वारा होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केल्प प्राप्त होता है। केल्प जो होता है हम किसे कहते हैं? समुद्री शैवालों को केल्प कहा जाता है, और केल्प में क्या होता है कि अत्यधिक मात्रा में आयोडीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन है कि बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। बीएमडी परीक्षण, तो ध्यान दीजिएगा, बीएमडी परीक्षण सबसे पहले बात करें अगर बीएमडी का मतलब क्या होता है, क्योंकि अक्सर ये फुल फॉर्म पूछा जाता है। बीएमडी का मतलब होता है बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, बोन मिनरल डेंसिटी। इसमें आपका होता है कि हड्डी की मजबूती की जांच के लिए ये किया जाता है, और इसमें एक मशीन होता है जिसको हम लोग डेक्सा मशीन कहा जाता है। ठीक है, डेक्सा मशीन। और इस मशीन से क्या होता है कि हड्डी में मौजूद कैल्शियम और अन्य जो मिनरल्स होती हैं उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस का जांच, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस का संबंध हड्डी से होता है। हड्डी अगर कमज़ोर हो जाती है तो उसमें जांच करने के लिए पता किया जाता है कि क्या ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं। ठीक है, तो हड्डी से संबंधित है ऑस्टियोपोरोसिस, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता, एक होता है उत्पादक, दूसरे होते हैं उपभोक्ता, और तीसरे होते हैं अपघटक। तो उत्पादक के बारे में आपको पता ही होगा कि उत्पादक जो होते हैं वो हरे पेड़ पौधों को कहा जाता है। ठीक है, वातावरण में जो भी मौजूद है हरे पेड़ पौधे, उन्हीं को कहा जाता है उत्पादक। लेकिन जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे वो कौन होंगे? तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि हरे पेड़ पौधों को जो खाएंगे वो शाकाहारी ही होंगे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे कि गाय को कह सकते हैं। ठीक है, गाय हो गई, बकरी हो गई, तो ये सभी के सभी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत जैसे मनुष्यों को ले सकते हैं, जैसे कि भेड़ बकरी के मांस जो खाए वो कह सकते हैं द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आ सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? शाकाहारी। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 पॉइंट्स देखें, तीनों को पढ़िए और बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला पॉइंट कह रहा है कि मानव शरीर में उरु अस्थि, जिसको हम लोग फीमर के नाम से जानते हैं, आपको पता होगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लंबी अस्थि है, जो कि जांग की हड्डी है। तो बिल्कुल सही है, जिसको उरु अस्थि कहा जाता है। हिंदी में उरु अस्थि, इंग्लिश में फीमर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हैजा रोग जो होता है वो जीवाणु के कारण ही होता है, ये पॉइंट्स भी सही है। तीसरा पॉइंट का एथलीट फूट, एथलीट फूट जो रोग होता है विषाणु के कारण होता है, ये पॉइंट्स गलत है, क्योंकि ये विषाणु के कारण नहीं, ये कवक से होने वाला रोग है, ये ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट और सेकेंड सही है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। 1 और 2 को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो लसिका कोशिका दीर्घस्थि में बनता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, हमारे आहार के सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, और इसका कारण दिया गया कि अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम्स को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। क्षुद्रांत का मतलब छोटी आंत होता है, ये पहले आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि देखिए ए गलत है लेकिन आर सही है। इसको हम बारीकी से समझते हैं कि ए गलत क्यों है। ए गलत इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं
यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि कथन में कि हमारे आहार के सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, केवल क्षुद्रांत में। ये पॉइंट्स गलत है, क्योंकि प्रोटीन का पाचन पेट और छोटी आंत दोनों में होता है, पेट में भी होता है, छोटी आंत में भी होता है, यानी कि क्षुद्रांत में भी होता है। इस वजह से कह सकते हैं कि हमारा कथन गलत है, लेकिन कारण सही है, क्योंकि प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम अग्नाशय से स्रावित होकर के सीधे छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत में जाते हैं। बिल्कुल सही है, तो कह सकते हैं ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ए गलत है, आर सही है। नेक्स्ट वन, घटपर्णी यानी कि जिसको हम लोग पिचर प्लांट के नाम से जानते हैं, निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। एक्चुअली ये क्या होता है, जैसे इसके पत्तों पे आकर के बैठता है कोई चीज़, कोई कीड़े मकोड़े, तो वो क्या करता है अपने घट को बंद कर लें, यानी कि उसके जस्ट पौधे ऊपर वाला जो ढक्कन टाइप का बंद हो जाता है उसी को, तो हम ये इसमें कौन सा घट के रूप में कार्य करता है, उसका पत्ता। ठीक है, पत्ता ही घट के रूप में कार्य करता है। घटपर्णी एक प्रकार का कह सकते हैं कि मांसाहारी प्लांट है, तो ये ध्यान रखिएगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन क्या है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। पाचक एंजाइम नहीं है, गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम के अंतर्गत नहीं आता है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगलने और उल्टी का निगमन केंद्र है। निगलने और उल्टी का निगमन केंद्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडुला अम्बलगुएटा। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का छोटा सा वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रोजाना इसी तरह की अच्छी चीज़ें मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।